Good morning students, this is Rushali Singh, your economics teacher. Welcome to online session class. In today's class, we will start Indian economy. In Indian economy, we will today discuss Indian economy on the eve of independence. In this chapter, we will be discussing the problems or shortcomings of British rule that has impacted our Indian economy. क्या क्या समस्याएं हमारे इंडियन इकॉनमी को झेलनी पड़ी जो एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था उसके कारण. Now, first of all, we will discuss about colonial exploitation of the Indian economy under the British. In this, first of all, we will discuss about colonial exploitation of agriculture sector. Agriculture was exploited through zamindari system of land revenue. In this system, ज़मींदार वर द ओनर ऑफ द सॉइल. जो ज़मींदार होते थे वो ओनर होते थे लैंड के, और जो कल्टीवेटर्स होते थे जिन्हें हम पीजेंट भी कह सकते हैं या फिर हम उन्हें ट्रिलर्स भी कह सकते हैं, वो एक्चुअल कल्टीवेटर्स होते थे. वो उस लैंड पे वर्क करके कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, और जो ज़मींदार होते थे वो खाली लैंड रेवेन्यू लेते थे. ये सिस्टम बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन से भरा हुआ था. क्योंकि इसमें जो ज़मींदार होते थे वो कोई भी इनपुट नहीं डालते थे, और जो कल्टीवेटर्स होते थे, ट्रिलर्स ऑफ सॉइल कहिए या फिर पीजेंट कहिए, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन रहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कल्टीवेशन करें और लैंड रेवेन्यू एक हैवी अमाउंट में ज़मींदार को दें. Zamindar was declared as the owner of the soil. They were to pay a fixed sum to the government by the way of land revenue and were free to extract as much as they wished from the drillers of the soil. वो लैंड के ओनर्स थे. उनको गवर्नमेंट को क्या करना रहता था, एक फ़िक्स्ड अमाउंट का रेवेन्यू पे करना होता. उतना गवर्नमेंट ने उन्हें बता दिया कि आपको आपके पास ये लैंड है और इस पर इतना % आपको लैंड रेवेन्यू पे करना है. तो जो ज़मींदार होते थे वो पीजेंट का, ट्रिलर्स का या जो कल्टीवेटर्स होते थे उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे. जो कल्टीवेटर्स होते थे वो लैंड पे वर्क करते थे, और उनको जब ये लैंड रेवेन्यू ये ज़मींदार्स को दे देते थे तो उसके बाद उन्हें इतने पैसे भी नहीं बचते थे कि वो अपने सर्वाइवल के लिए पैसे खर्च कर सके, ना ही उन्हें पैसे बचते थे कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके अपनी लैंड पे. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर झेल रहा था. द ट्रिलर ऑफ द सॉइल गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल. दे वर लेफ्ट विथ नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर. जो ट्रिलर्स होते थे, लैंड रेवेन्यू बहुत ही हाई था, और जब वो ज़मींदार को अपना लैंड रेवेन्यू देते थे तो वो बहुत हैवी अमाउंट में इसलिए होता था क्योंकि उसका कुछ पोर्शन ज़मींदार भी रखता था और फिर एक पोर्शन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था. इसकी वजह से जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा था. तो जो पीजेंट्स होते थे उनके पास पैसे नहीं बचते थे कि वो अपने लिए कुछ कर सके. वो बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रहे थे. इसकी वजह से वो अपने लिए कोई भी पैसा नहीं उनको बचता था कि खाने पीने तक के उनके लाले पड़ जाते थे, और ना ही उनके पास पैसा बचता था कि वो एग्रीकल्चर में लगा सके, लैंड पे लगा सके, अच्छे सीड्स खरीद सके. और जो ज़मींदार होते थे वो अपनी इनकम को यूज़ करते थे अपनी लग्जरीज़ ख़रीदने के लिए. वो भी लैंड पे कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं लगाते थे. इसकी वजह से लैंड की भी सिचुएशन ख़राब हो रही थी, और जो हमारा फार्मर था उसकी भी सिचुएशन ख़राब हो रही थी. उसके पास भी पैसे नहीं थे और लैंड भी बेकार हो रही थी. लैंड जो है इंडियन हमारी इकॉनमी में ज़्यादातर उस समय रेन पे बेस्ड था, क्योंकि रेन से ही इरिगेशन मिलता था. ना ही कैनाल्स थे, ना ही कोई बहुत अच्छी सुविधाएं थी कि जिससे जो है सिंचाई हो सके खेतों की. तो ये जो भी सिंचाई का काम होता था वो रेन के थ्रू ही होता था. तो मानसून अच्छा है तो अच्छी फसल होती थी, और मानसून नहीं है तो अच्छी फसल नहीं होती थी. कई जगहों पे सूखा पड़ जाता था, फिर भी जो कल्टीवेटर्स रहते थे, जो फार्मर्स रहते थे, उन्हें अपना लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए फोर्स किया जाता था, और इसमें ज़मींदार भी ब्रिटिशर्स का साथ देते थे. तो जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी. वो बहुत ही ज़्यादा एक निचले स्तर का जीवन जीते थे और पुअर्टी से एकदम रिडन थे. नाउ द सेकेंड इज़ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. Prior to British rule, industrial sector in India was well known for its handicrafts.
हमारे इंडिया में कालीन बनते थे, तरह तरह के कपड़े बनते थे, नक्काशियाँ होती थी और बुनाई कढ़ाई, ये सब के लिए हमारा इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था उसके लिए बहुत ही फेमस था। एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया इस चीज़ के लिए फेमस था। Indian handicrafts enjoyed a worldwide reputation for their variety and quality, but these were destroyed by the British government in two ways. Foreign demand for Indian handicraft was destroyed by the way of heavy duty on the on the export. जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स थे, अगर आपको उसे बाहर भेजना है तो उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ही हैवी ड्यूटी लगा दी थी। ड्यूटी का मतलब टैक्स लगा दिया था कि अगर आप यहाँ से बाहर भेजते हैं हैंडीक्राफ्ट्स को तो आपको एक हैवी अमाउंट में टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए, तो बाहर से डिमांड आना कम हो गई। किसी भी चीज़ की प्राइस जब पहले से बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि जो एक्सपोर्ट पे आपका टैक्स लगा वो बढ़ जाने की वजह से जो डिमांड थी वो कम हो गई, उसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट को सफ़र करना पड़ा। सेकेंड वन इज़ डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट was destroyed by way of duty free import of the British government in the Indian markets। दूसरी तरफ से इन्होंने पहले तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मार्केट ख़राब किया, फिर इन्होंने इंडिया में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया ब्रिटिश गुड्स का। ड्यूटी फ्री मतलब कि उस गुड पे कोई टैक्स नहीं था, जो आप इंपोर्ट करेंगे वो आपको कम अमाउंट में वो चीज़ आप अपने देश में ला सकेंगे, आपको कोई टैक्स उस पर पे नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। तो पहले तो हैंडीक्राफ्ट की डिमांड बाहर भी घट गई, हाँ फिर इस जो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया, तो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है तो कमोडिटी कम प्राइस की हो जाएगी, तो लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे। और जो लोग थे उनके अंदर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा एक ललक थी, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। इसकी वजह से जो इंपोर्ट होते थे ब्रिटिश कमोडिटीज़ या ब्रिटेन से आई हुई कमोडिटीज़ जो इंपोर्ट होती थी उनका बहुत ज़्यादा इंडिया में डिमांड हो गया और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री उन्होंने इस तरीके से ख़राब की। द थर्ड इज़ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे उन्होंने ख़राब किया इंडिया के, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई, जो कि हमने देखी कि जो हमें भेजना है उस पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट लग गया और जो उन्हें हमारी कंट्री में लाना वो इंपोर्ट फ्री हो गया। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। जहाँ इंडिया जो है फिनिश्ड गुड बाहर भेज रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, उसकी जगह ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया को रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बना दिया। अब इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाया करता था और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड बन के इंडिया में आया करते थे। तो रॉ मटेरियल हमेशा ही सस्ते होते हैं और जो फिनिश्ड गुड होगा वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो फिनिश्ड हो चुका है, वो अपने सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी को पार कर चुका है। बट रॉ मटेरियल अपने रॉ स्टेज में है, अब बहुत ही पीरियड स्टेज में है प्रोडक्शन की, तो उसका अमाउंट कम होता था। यहाँ से रॉ मटेरियल ज़्यादा था कम अमाउंट में, और वहाँ जो फिनिश्ड गुड आते थे वो बहुत हैवी अमाउंट में होते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा होता था। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया था, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ भी ब्रिटिशर्स के गुड्स जो थे, कमोडिटीज़ जो थी, उन पे कोई टैक्सेस नहीं लगते थे इंडिया में आने पे, तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करने लगे और वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग अट्रैक्टेड थे ही, जो हायर क्लास था, तो वहाँ के गुड्स को वो प्रायोरिटी देता था और इंपोर्ट फ्री हो जाने की वजह से उनको पैसे भी उसके कम देने पड़ते थे। इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी tariff policy that India become importer of finished good from Britain and exporter of raw materials to Britain। हम उनको एक्सपोर्ट करने लगे रॉ मटेरियल, वो भी ड्यूटी फ्री। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि आप अगर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ड्यूटी फ्री है, और इंपोर्ट भी ड्यूटी फ्री कर दिया ब्रिटिश गुड्स का।
जो भी देश आज भी हम देखेंगे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है या लेस डेवलपिंग नेशंस हैं, अफ्रीका के ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ये सारी ही कंट्रीज़ रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्रीज़ उतनी मैच्योर स्टेज पे नहीं होती, तो वो अपने यहाँ उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फिनिश गुड्स नहीं बना पाते। तो रॉ मटेरियल्स सस्ते होते हैं और जो फिनिश गुड होता है, जिसने अपने सारे प्रोडक्शन लेवल को पार कर लिया है, उस पर सारा वैल्यू एडिशन हो चुका है, वो महंगे होते हैं। तो जो लेस डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो धीरे धीरे वो लेस डेवलप ही रह जाती हैं, और जब डेवलप कंट्रीज़ रहती हैं जो बाहर से रॉ मटेरियल मंगा के अपने यहाँ फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, वो हर जगह फिर उसी कंट्री में वो अपने फिनिश गुड्स भेजती हैं और उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसकी वजह से जो लेस डेवलप कंट्री है वो पॉवर्टी रिडन ही रहती हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपना फॉर्चून बना रही होती हैं। मुस्लिन इज़ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल पर्टिकुलरली। मुस्लिन एक तरह का फैब्रिक होता है, कॉटन का फैब्रिक होता है, जो बंगाल में उसका ओरिजिन है और वहाँ पे ये फेमस है। एंड अराउंड ढाका, वो वहाँ बंगाल में और ढाका में भी जो है बहुत ही फेमस है। इट इज़ जनरली कॉल्ड ढाका मुस्लिम, डकई मुस्लिम। Muslin had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of muslin was called malmal. Sometimes foreign travelers also used to refer to it as malmal shahi or malmal khas, implying that it was worn by or fit for the royalty. जो ये एक तरह का कॉटन टेक्सटाइल है, ये बंगाल में या फिर ढाका जो बांग्लादेश पहले इंडिया का ही पार्ट था, वहाँ का ये ओरिजिन में वहाँ पे ये पाया जाता था, वहाँ ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो इसे मलमल भी कहते हैं, और ये रॉयल्टी ज़्यादातर पहनते थे। तो इन सारी चीज़ों को की तरफ ब्रिटिशर्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। वो इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। कहाँ वो एक्सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन में, और वहाँ से जो है बहुत ही कम अमाउंट पे, बहुत ही कम प्राइस पे, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा हो रहा था और हमें नुकसान हो रहा था। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। On the eve of independence, Indian economy had the following characteristics. First is stagnant economy. Stagnant का मतलब है रुका हुआ, कोई चीज़ जो स्थिर हो गई है। On the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. A stagnant economy is the one which shows little or no growth in the economy. जो चीज़ ठहर गई है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है या बहुत ही कम ग्रोथ है, दैट इज़ stagnant वर्ड। और इकॉनमी मतलब कि आपकी इकॉनमी में ग्रोथ नहीं है। बिटवीन 1860 to 1945 growth rate of per capita income was as low as 0.5% per annum, and between 1925 and 1950 it was 0.1% per annum। पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ था वो हमारा बहुत ही कम था, और जो 1925 से 1950 में भी वो उसका जस्ट पहले 0.5 था, फिर वो 0.1 हो गया। तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी इंडियन इकॉनमी की। ऑन द अकाउंट ऑफ दिस स्टैग्नेशन, बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पुअर्टी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमेन्ड मिजरेबली लो। पेंडेमिक्स एंड स्टार्वेशन वर रिअकरिंग फेनोमेना। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन पड़ रहे थे, भुखमरी, महामारी जैसी चीज़ें, हैजा, काला आपने सुना होगा, ये सब बहुत ज़्यादा उस समय बार बार अकर करते थे, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं था, उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग पुअर्टी रिडन थे। तो ये सारी कंडीशन इंडियन इकॉनमी की और इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही क्रिटिकल थी। The backward economy. Indian economy was a backward economy on the eve of independence. Backward economy is the one in which per capita income is very low. हमने देखा कि per capita income 0.5 थी, फिर 0.1 हुई,
तो ये बहुत ही निचला स्तर है पर कैपिटा इनकम का। In 1947 to 48, per capita income in India was just rupees 230. The bulk of population was very poor, without sufficient food, clothing and shelter. Unemployment was rampant. पॉपुलेशन बहुत पुअर थी, सफिशिएंट फूड नहीं था। जब आपके यहाँ कल्टीवेशन ही नहीं होगा, मानसून पे आप डिपेंडेंट हैं, अगर खेतों की सिंचाई नहीं होगी तो कल्टीवेशन नहीं होगा तो पॉपुलेशन को खाने को नहीं मिलेगा। उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, पुअर्टी होगी, लोगों को प्रॉब्लम थी, क्लोथिंग की भी प्रॉब्लम थी, लोगों के पास घर नहीं थे, और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम उस समय की थी। Now the next is agricultural backwardness. It is highlighted by the following fact. Nearly 72% of the country's working population was engaged in agriculture, but it contributed to GDP. Contribution to GDP was only 50%. पॉपुलेशन जो थी उसका 72% लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उनके पास कोई और वर्क नहीं था, वो एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, बट जीडीपी में एग्रीकल्चर का सिर्फ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन था। प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो, दस पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ वीट वॉज ओनली 660 kilograms and of rice just 710 kilograms. प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, क्योंकि सीड्स आप भाई ना कोई आप हाई वैरायटी के सीड्स भी नहीं यूज़ कर रहे हो, जो आपके यहाँ प्रोडक्शन हुआ है आप उसी में से बचा के रख लेते हो और सीड्स का इस्तेमाल करते हो। फर्टिलाइज़र्स की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, और कोई जो फर्टिलिटी बढ़ाने वाले जो केमिकल्स होते हैं या फिर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो भी हमारे फार्मर्स के पास अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी। तो और मानसून की भी प्रॉब्लम, इरिगेशन के लिए और कोई सुविधा ना होना, ये सारी ही चीज़ें प्रोडक्टिविटी को लो करती थी। जो कल्टीवेशन होता था वो काफ़ी लो था। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज barely enough फॉर सब्सटेंसेस। In 1947 to 48, it was recorded to be just 527 lakh tons. जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी लो है तो फूड ग्रेन तो वही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही लो था। तो एग्रीकल्चर हमारा बहुत ही बैकवर्ड जोन से गुजर रहा था। नाउ द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। Here following facts are of underlined significance. There was a virtual lack of basic and heavy industries in the country. Production of machines was almost negligible. Small scale and cottage industries were almost ruined. For the bulk of its capital goods requirement, the Indian economy or Indian industry was dependent upon import from Britain. हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा लैक था, ना बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी और ना ही हैवी इंडस्ट्रीज़ थी हमारे इंडिया में। हैवी इंडस्ट्रीज़ का मतलब जो मशीनरीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या कोई भी एक बड़े पैमाने वाली इंडस्ट्री जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनका कोई भी वहाँ पे नामो निशान नहीं था। बेसिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? बेसिक इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो ऐसे चीज़ें बनाती हैं जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ को, जैसे टूल्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के स्मॉल पार्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज़ की भी कमी थी। हम मशीन्स का भी प्रोडक्शन नहीं करते थे, बाहर से मशीन आती थी। अभी भी बहुत सारी जगह बाहर से मशीन्स इंपोर्ट किए जाती हैं, जर्मनी हो गई और आपके जो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ से मशीन्स मंगवाई जाती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वर ऑलमोस्ट रूइंड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का भी कोई डेवलपमेंट नहीं था, उनका भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और वो भी पूरी तरीके से लॉस में चल रही थी। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, जो फर्दर हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते थे, उसके लिए जो है इंडियन
जो है वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे मशीनरीज हो गई, हैवी प्लांट्स हो गए, ये सब के लिए जो है इंडिया में ये लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। नाउ नेक्स्ट इज रैम्पेंट पुअर्टी। Bulk of population was very poor. People were not getting 2 square meal a day. They lacked shelter and clothing. All this was owing to widespread unemployment and massive illiteracy. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह थी इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो पढ़ाई उनको ज़रूरत थी कि वो पढ़ें जिससे उन्हें आगे चल के एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी थी। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, उनके पास शेल्टर नहीं था, उनके पास क्लोथिंग नहीं था। बाद में भी ब्रिटिशर्स ने जो पढ़ाई शुरू करवाई इंडियंस की, वो सिर्फ इसलिए शुरू करवाई ताकि वो उनकी हेल्प कर सके इंडियंस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में। द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, एनर्जी, इन सब की क्या अवेलेबिलिटी है। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा तो गुड्स का मूवमेंट अच्छा रहेगा, पावर जनरेशन, ये तो पावर तो सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आप कोई भी मशीनरी यूज़ कर रहे हो वो पावर पे ही चलती है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इंडस्ट्री के। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सट्रीमली लो लेवल पे थी। इन 1948 power generation capacity was merely 2100 megawatt. Length of railway lines were only 53,596 km. Pakka road had a coverage of 155,000 kilometers only. ये जो भी डेटा है ये एक्सट्रीमली लो स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा है कि हमारे पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। Next is heavy dependence on import. The country had to depend on import of machinery and other equipments of production. Armed forces of the country also depended heavily on foreign import for most of the defense equipments. Besides, several consumer goods like sewing machine, medicine, kerosene oil, bicycle, etc. used to be imported from abroad. मशीनरीज और इक्विपमेंट, प्लांटेशंस, जो भी टूल्स होते थे जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते थे, ये सब हमारी इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे बाहर के नेशंस से। जिसका एग्जांपल है स्विंग मशीन जो सिलाई मशीन होती है, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल जो हमने पढ़ा। डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी इंडिया बाहर के नेशंस पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं बनते थे, चाहे वो हैवी हो या फिर छोटे हो। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड अर्बनाइजेशन। एट द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। इन 1948 ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया while 86% lived in rural area. Rural population lacked opportunities outside agriculture. This compounded their poverty. ज़्यादातर पॉपुलेशन पहले विलेज में रहती थी। 14% हमने 1948 का डेटा हम देखेंगे तो 14% पॉपुलेशन सिर्फ अर्बन एरिया में थी, वाइल 86% वॉज इन रूरल एरिया। लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, जो कि उनकी पुअर्टी का कारण था, क्योंकि कोई आप प्रोडक्शन उतना कर नहीं रहे हो, लैंड रेवेन्यू भी आपको उस पर देना है, आप अपने लिए कुछ बचा नहीं सकते, तो पुअर्टी जो है बहुत ज़्यादा पैर पसार चुकी थी। नेक्स्ट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नीदर wholly feudal nor a capitalist economy. It was a mixed economy or semi-feudal economy. Such an economy had a mixture of feudalistic and capitalist mode of production. Feudalistic mode of production leads to low productivity. Low productivity leads to backwardness. बहुत ही आउट फैशन जो यूज़ करते थे तरीके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की। कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं होने का मतलब कि हमारे पास कैपिटल नहीं था, हमारे पास पूंजी नहीं थी कि हम पूंजी को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती थी और बैकवर्डनेस हमें झेलनी पड़ती थी। नेक्स्ट इज़ कॉलोनियल इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
It implies exploitation of the Indian economy. For the benefit of British economy, following observations highlight how Indian economy suffered at the hand of the British rulers. इंडियन इकॉनमी जो है वो ब्रिटिश की सिर्फ कॉलोनी रह चुकी थी और इंडियन इकॉनमी का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट कर्व्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। दिस फोर्स द इंडियन टू बाय द ब्रिटिश गुड्स। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ थी, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से जो यहाँ के प्रोडक्ट्स थे, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे, वो बहुत ही महंगे हो गए और ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे जो बाहर से आए थे वो सस्ते हो गए। तो ऑब्वियसली लोग उससे ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। इंडियन इकॉनमी वॉज यूज्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वॉज almost duty free. Thus, natural resources in India were depleted for the growth of British industry. रॉ मटेरियल्स बाहर भेजे जाने लगे और वो ड्यूटी फ्री था और इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड भी ड्यूटी फ्री था। लेकिन जो हम रॉ मटेरियल्स को बाहर भेज रहे थे उसकी वजह से इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे लोग, ब्रिटिशर्स करवा रहे थे। इंडिगो फार्मिंग जो करा रहे थे उस पर भी लैंड की हमारी फर्टिलिटी ख़राब हो रही थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिगो की फार्मिंग करानी थी ताकि उन्हें इंडिगो मिल सके और इसे बाहर भेज सके वहाँ फिनिश गुड बना के और इंडिया में और डिफरेंट देशों में एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा सके। ये सारी चीज़ें बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी और ये निगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था। इतना ज़्यादा इन्होंने बैकवर्डनेस और पुअर्टी रिडन कर दिया लोगों को कि बहुत ज़्यादा आज हमारे आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी भी हम उससे पूरी तरीके से निकल नहीं पाए। Atrocities were committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottage industries. This leads to destruction of the Indian handicraft. जो इंडियन आर्टिशियंस थे उनकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बंद करा दिया गया, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी ख़त्म हो गया। कंक्लूज़न इन सब चीज़ों का ये हुआ कि इंडिया जो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में था, जो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की कंडीशन और इंडियन इकॉनमी की कंडीशन बहुत ही वर्सन थी। हर चीज़ को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके इंडियंस के लिए छोड़ दिया था। हमने ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हर सेक्टर को वो एकदम से र्यून कर चुके थे। थैंक यू क्लास।